फाइन। सो मैम इन दोनों सेक्शंस पर आ गए, हमारा पूरा प्लेज भी खत्म हो चुका है। लास्ट के 2 सेक्शंस बचे हैं जो मैं आपको सेल ऑफ गुड्स के साथ पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, जब मैं सेल ऑफ गुड्स पढ़ाऊंगी तो मैं उन दोनों सेक्शंस को नहीं लाऊंगी, मतलब जो भी सेल ऑफ गुड्स के रेलेवेंट सेक्शन हमें एक साथ पढ़ने हैं वो मैं नहीं पढ़ाऊंगी। तो इसी वीडियो को मैं जब वो पढ़ाऊंगी मैं आई बटन पे डाल दूंगी। अब आते हैं प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। पहले सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप दोनों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट हुआ करता था, बट फिर वो रिपील करके सेपरेट एक्ट्स बना दिए। एक और चीज़, जब भी आप बेयर एक्ट्स पढ़ें वैसे तो कोशिश करें कि आप हार्ड कॉपीज़ पढ़ें, राइट, बट जब आप सॉफ्ट कॉपीज़ पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप इंडिया कोड से ही डाउनलोड कीजिए, बिकॉज उसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट्स कंसोलिडेटेड होते हैं। बाकी अगर आप नॉर्मली किसी हाई कोर्ट की वेबसाइट खोलते हैं, हाई कोर्ट की ऐसी पीडीएफ्स होती हैं और ऐसे नॉर्मली भी पीडीएफ्स होती हैं सर्कुलेट हो रही होती है बेयर एक्ट्स की, उसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट्स कंसोलिडेटेड नहीं होते, लेकिन इंडिया कोड में हमेशा होता है। तो वही इज द ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म। Where a mercantile agent is with the consent of the owner in possession of the goods, ठीक है, और द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स। ठीक है, मर्केंटाइल एजेंट समझा रखा है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स की मीनिंग समझा रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सॉरी सेल ऑफ गुड्स में। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इज नथिंग बट आपके पास पोजेशन है इस गुड्स का। रिमेंबर इट इज नॉट ओनरशिप, इट्स जस्ट द पोजेशन। मैं एक वीडियो भी लगा दूंगी सेल ऑफ गुड्स के ऊपर, आप देख लीजिएगा। जब आपके पास किसी चीज का पोजेशन है दैट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। मेरे पास ये पेन है, मेरे पास ये फोन है, मेरे पास लैपटॉप है, ठीक है, this I do not own, my parents own this, ठीक है, they are the owners, but I have the possession of it, I have the document of title, right? Any possession made by him when acting in the ordinary course of business। ordinary course of business of mercantile agent, एक mercantile agent deal करता है with cars, this is the ordinary course of business। if he deals with bikes, this is not the ordinary course of business। shall be as valid as if he were expressly authorized by the owner of the goods to make the same, provided the pawnee acts in good faith, meaning the receiver acts in good faith and is not at the time of the pledge notice that the pawner has not the authority to pledge। ये पढ़ोगे ना आप, इसको पढ़ोगे सेल बाय अ पर्सन नॉट द ओनर, एग्जैक्ट सेम, subject to the provisions of the act and any other law where goods are sold by a person who is not the owner and who does not sell them under the authority with the consent, the buyer requires no better title unless it is precluded from denying the seller's authority to sell। Mercantile agent with the consent of the owner in possession of the goods, स्पेशली ये जो सेकंड पैराग्राफ है, अगर मर्केंटाइल एजेंट कुछ भी बेचता है विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, वो किसी भी गुड्स के पास है, वो कोई भी उसके पास गुड है, वो गुड बेचता है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज इफ वो उसका गुड हो, ठीक है, तो और वो बंदा खरीदने वाला है, उससे खरीद भी लेता है, और क्योंकि उस बंदे को लगता है कि वही रियल ओनर है। अगर मैं लेट्स से एक पेन बेच रही हूँ और वो पेन में उसकी ओनर नहीं हूँ, लेकिन मैं वो पेन बेच रही हूँ, ठीक है, मेरे पास जो सामने वाला बायर है वो इसको ऐसा लगता है कि ये पेन मेरे को बिलोंग करता है, इन दैट केस वो बायर मेरे से गुड फेथ में खरीद रहा है, मतलब सेल कंप्लीट हो गई। दिस इज सेल ऑफ गुड्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो मतलब प्लेज कंप्लीट हो गई इन दैट केस, ठीक है। पौनी ने, वो जिसको मैंने सामान दिया उसने गुड फेथ में रख लिया अपने पास, ठीक है, मतलब प्लेज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। एंड अगर पॉनर के पास, मतलब उस मर्केंटाइल एजेंट के पास अथॉरिटी भी नहीं थी बेचने की, तब भी प्लेज कंप्लीट हो गई है। दिस इज प्लेज कॉन्सेप्ट एंड सेल कंप्लीट हो गई, सेल ऑफ गुड्स में पढ़ते हैं हम ये, ठीक है। दिस इज प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट एंड ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक मर्केंटाइल एजेंट के लिए। अब पूछोगे मैम मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है? मर्केंटाइल, मर्चेंटाइल, जो कहना है कह दो। पहले तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की डेफिनेशन है, अलग अलग तरीके की है। बिल ऑफ लैडिंग मतलब शिप पर आपके पास ओनरशिप ऑफ गुड्स। डॉक वारंट मतलब बिल ऑफ लैडिंग इज वो पर्टिकुलर शिप आपको इशू करता है शिप यार्ड कि यू हैव द गुड्स, यू हैव द पोजेशन ऑफ गुड्स। डॉक वारंट, गुड्स डॉक पर खड़े हैं गुड्स, तो डॉक वारंट वो रिस्पेक्टिव डॉक वारंट आपको डॉक इशू करता है, डॉक वारंट। वेयर हाउस में गुड्स पड़े हैं तो वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट एक प्रूफ है ऑफ द पोजेशन ऑफ द गुड्स। और ये कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है, मीनिंग अगर मेरे पास एक गुड्स ना भी हो, मेरे पास ये पेन नहीं है अभी राइट नाउ, बट मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट है, बिल ऑफ लैडिंग, फिर भी माना जाएगा कि मेरे पास ये पेन है। या फिर मेरे पास रेलवे रिसीट या फिर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट मैंने समझाया था, मेरा गुड बस से ट्रैवल कर रहा है, ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, सी से ट्रैवल कर रहा है, इसका इकट्ठा एक कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट, ठीक है। दिस इज कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। मर्केंटाइल एजेंट इज मर्केंटाइल एजेंट जो कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में या तो गुड्स बेचता है, कंसाइन करता है फॉर द पर्पस ऑफ सेल,
खरीदता है या रेज करता है मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, ठीक है, दिस इज द पर्सन हु इज नोन एज द मर्केंटाइल एजेंट। अब प्लेज बाय पर्सन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोर्जन, इससे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये पढ़ाऊंगी मैं कॉन्ट्रैक्ट का पिछले फॉर्मर पार्ट, वो आ जाएगा वीडियोस में, ठीक है। व्हेन पॉनर जो गुड्स देता है उसने अपना गुड्स का पोजेशन ही लिया है, ठीक है, obtain the possession of the goods pledged by him under the voidable contract, ठीक है, उसने उस गुड्स का पोजेशन ही लिया है, किसका, गुड्स का पोजेशन ही लिया है अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स से वो गुड्स का मैंने पोजेशन ले लिया है किसी के साथ फ्रॉड करके, मिसरिप्रेजेंटेशन करके, वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रिजाइंड नहीं करा जाता, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं करा जाता एट द टाइम ऑफ प्लेज। अगर पॉनी गुड गुड टाइटल एक्वायर करता है, अगर पॉनी को नहीं पता कि उसमें टाइटल में डिफेक्ट है, ठीक है, ट्रांसफर बाय वे ऑफ टाइटल एक चैप्टर है सेल ऑफ गुड्स में। इट इज व्हाट, इट इज फॉर द प्रोटेक्शन और टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द बोनाफाइड पॉनी। ये दोनों सेक्शंस पॉनी के लिए ही है, बोनाफाइड पॉनी के लिए। अगर मेरे पास गुड्स का पोजेशन है, ठीक है, और विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर मैं उन गुड्स को बेच रही हूँ, और जो सामने वाला बंदा है वो गुड्स को ले रहा है, मॉर्गेज करवा रहा है इन गुड फेथ, तो इन दैट केस आई वुड बी कंसिडर्ड द ओनर ऑफ द गुड्स एंड दिस प्लेज वुड बी कंप्लीटेड। लेकिन अगर मैंने प्लेज में जो मैं गुड्स मॉर्गेज कर रही हूँ वो मैंने कंसेंट ही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर लिया है उसका, तो इन दैट केस, और उस दूसरे बंदे ने मॉर्गेज करवा भी लिया है इन गुड फेथ, तो इन दैट केस प्लेज कंप्लीट होगी, प्लेज रिजाइन नहीं करी जाएगी। ये पढ़ते हो इसमें 29 सेल बाय पर्सन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जब सेलर ऑफ द गुड्स ने ऑब्टेन कर लिया है पोजेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल अंडर 19 एंड 19A, कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन नहीं करा जाता अगर बायर उसको गुड फेथ में अक्वायर कर लेता है और बाय हो जाता है और उसको पता नहीं चलता विदाउट नोटिस। नोटिस इज नॉट पेन पेपर वाला नोटिस, टीचर्स यूजुअली टीच पेन पेपर नोटिस, बट इट इज नोटिस कि आपको पता ही नहीं है कि सेलर के पास डिफेक्ट था टाइटल में, और अगर नहीं था, आपको नहीं पता चला, तो इन दैट केस आपका सेल कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो दिस इज द थिंग, दिस वाज द ओनली थिंग जो हमारा सेल ऑफ गुड्स में भी है, ओवरलैप करती है, और इसमें भी ओवरलैप करती है। प्लेज इज ऑल्सो ना ओवर, एजेंसी पढ़ेंगे, एजेंसी में बहुत सेक्शंस हैं पढ़ने के लिए, उसकी अच्छे से पार्ट्स में वीडियो बनाई जाएगी। पार्टनरशिप में भी एजेंसी का कॉन्सेप्ट कवर्ड है, पार्टनरशिप की वीडियोस जल्दी आ रही होंगी। पार्टनरशिप समझने के लिए आप पहले एजेंसी पढ़ सकते हैं, तो पार्टनरशिप में मैं वैसे भी पढ़ाऊंगी ही, अगर स्किप हो जाता है तो वो एजेंसी में है, अदरवाइज दिस इज डन। सेल ऑफ गुड्स की वीडियोस आती रहेंगी, अभी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स में काफ़ी कवर कर लिए हैं। इफ़ यू आर अ लॉ स्टूडेंट अगेन, जो बस अपने कॉलेजेस के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तब भी मेरा चैनल आपके लिए फ्रूटफुल है। जुडिशरी के लिए कर रहे हो फ्रूटफुल है, AIBE के लिए कर रहे हो फ्रूटफुल है, और इनफैक्ट अगर आप क्लैट के लिए भी कर रहे हो तब भी है। स्टे ट्यून्ड, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय।